बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि तलाल चौधरी की बतौर वज़ीर मुमलिकत काबीना में शिरकत पर तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बाकायदा मुशावरत की गई थी, लेकिन परवेज़ खटक के बारे में उन्हें इत्तला ज़रूर थी, मगर ना उनसे मुशावरत हुई और ना परवेज़ खटक और उनके दरमियान इख्तियारात की तकसीम पर कोई बाकायदा गुफ्तो शुनीद हुई। फिर आगे वो कहते हैं कि वज़ीर दाखिला को नून लीग की क़यादत से भी गिला है कि एक वफाकी वज़ीर और पंजाब हुकूमत के कई वज़रा उनका नाम लेकर उन पर तनकीद करते हैं और नून लीग की क़यादत उन्हें इससे नहीं रोकती। ये बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह अक्सर जो गुफ्तगू होती है उनसे सवाल होता है मोहसिन नकवी के बारे में, तो वो अपने आप को तनकीद से नहीं रोकते और उनको उनकी पार्टी की तरफ से भी नहीं रोका जाता। आगे सुहेल वड़ाइच ये लिखते हैं कि हो सकता है कि मुक़तदरा इस गहरी खलीज को संभाल ले, मगर ये मामला मोहसिन नकवी की नाराज़गी से आगे भी बढ़ सकता है। और आपको मालूम है कि मोहसिन नकवी का नाराज़ होना उसका क्या मतलब है मौजूदा हुकूमत के लिए। बज़ाहिर पहले भी मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बनने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए थे कि वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी रहेंगे। अच्छा, ये मोहसिन नकवी वही हैं जिनको दाखिला की ज़िम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को इन्होंने देखना है, उसकी पॉलिसी इन्होंने देनी है। वफाक में और मुल्क में जो दाखिला और कानून के नफाज और कानून की अमलदारी और लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी उनकी है। अगरचे जो दाखिला है ये महकमा अब सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन पॉलिसी जो है वो हमेशा सेंटर से आती है। और इनकी राय के मुताबिक ये जो दहशतगर्दी का मामला है उसको रोकने के लिए बलूचिस्तान में एक SHO काफ़ी है। इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है। आगे जो है वो सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि हो सकता है कि वो अब वजारत से सुबकदोश हो जाएं, छोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो उससे हुकूमत के अंदर इख्तलाफात का तासुर उभरेगा और सियासी हुकूमत में पहला शगाफ पड़ जाएगा। परवेज़ खटक को मरकज़ में ओहदा मिलने से अली अमीन गंडापुर के अलावा पख्तूनख्वा के लिए मुतबादिल इंतज़ामात की तैयारी है। पिछले धरने के बाद अली अमीन गंडापुर को यह वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि अगर अब पख्तूनख्वा से गंडापुर कोई जुलूस लेकर सूबे से बाहर निकले तो फिर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि इस स्कीम पर काम शुरू हो गया है और परवेज़ खटक शोबा दाखिला उमूर में आकर पुलिस और एजेंसियों के ताउन से ये काम करेंगे। फिर आगे वो लिखते हैं कि शहबाज हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया सियासी बयानिए का ना होना है। मौशी तरक्की के बयानिए का चर्चा तो बहुत किया जा रहा है, मगर ये तहरीक इंसाफ के सियासी किले में अब तक कोई नुमाया शगाफ नहीं डाल सका। काबीना में हालिया तोसी में सिरे से ये तरजीह ही नज़र नहीं आई। अताउल्लाह तारड़ अपनी मकदूर भर कोशिश कर रहे हैं, मगर बयानिया किसी एक वज़ीर के बस की बात नहीं। मुसद्दिक मलिक एक मंतकी आवाज़ है, मगर उन्हें मौसमियात में धकेल दिया गया है। हुज़ैफ़ा रहमान को काबीना में शामिल तो किया गया है, लेकिन देखना यह है कि वो बयानिया बनाने में कितने मौसर साबित होंगे। अब्दुर्रहमान कांजू अपने ज़िला में फ़ैसला कुन सियासी ताकत है। उन्हें फुल वज़ीर के बजाय वज़ीर मुमलिकत बनाना उनसे नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। अब सुहेल वड़ाइच साहब जिन साहब को अब्दुर्रहमान कांजू को अपने ज़िले की फ़ैसला कुन ताकत, सियासी ताकत करार दे रहे हैं, साथ अगर वो ये भी लिख देते कि 2024 में किस किस्म का रीकाउंट हुआ था, कितने वोट रिजेक्ट हुए थे और वो जो फराज नून है उनकी जगह ये कैसे फाते करार पाए थे, तो फिर शायद ये जो फ़ैसला कुन ज़िले की सियासी ताकत अब्दुर्रहमान कांजू को करार दे रहे हैं उसको अब रिवाइज़ करना पड़े। पाकिस्तान की सियासत बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। आगे जो है वो लिखते हैं सुहेल वड़ाइच के इसी तरह कसूर से मलिक रशीद जैसे सीनियर सियासतदान को वज़ीर मुमलिकत बनाना उनके शिमले में किसी नए हीरे का इजाफा नहीं कर सकेगा। तोसी में उम्र और तजुर्बे का लिहाज सिरे से नज़र नहीं आता। जवानों को बूढ़ों से बड़े ओहदे देकर यूथ की हौसला अफजाई तो की गई है, मगर तजुर्बे की हौसला शिकनी की गई है और बढ़ती उम्र के साथ कुंदन होने का एहसास नज़रअंदाज किया गया है। जुनेद अनवर टोबा टेक सिंह से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें कराची के समंदरी इलाकों से मुतल्लिक वजारत दी गई है जो उनसे कतन गैर मुतल्लिक है। मुत्तहिदा के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची की तरक्की, ये मुस्तफ़ा कमाल वो हैं जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इत्तेहादी जमात, जिनके वोटों पर नून लीग की हुकूमत कायम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके इनके हल्के से लड़ने वाले अब्दुल कादिर मंदोखेल हमारे शोज़ में आकर कहते हैं कि इसने तो 3000 वोट लिए थे
और इसको जाली तरीके से फॉर्म 47 पे मुस्तफ़ा कमाल को MNA बनवाया गया। भारत उनके मुतालिक जो है वो कहते हैं कि मुत्तहिदा के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में नाम कमाया था। उन्हें सेहत की वजारत दी गई है, लिहाजा सेहत का महकमा सूबों को मुंतकिल हो चुका। अब सवाए सेहत की पॉलिसियाँ बनाने के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जाती तो बेहतर होता। आगे वो लिखते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन से वजारत मजहबी उमूर लेकर सरदार यूसुफ को फिर से दे दी गई है। सालिक हुसैन के पास ओवरसीज़ के अलावा मजहबी उमूर की वजारत का एडिशनल चार्ज था। सालिक ने इस अबूरी जिम्मेदारी के दौरान खामोशी से हज के हवाले से अहम और अवामी फ़ैसले किए। वो खासे शर्मीले हैं, इसलिए कभी खुद अपने कारनामे बयान नहीं कर सके। तो फिर वो जाहिर है कि फिर सोहेल बड़ाई साहब हैं, वो कारनामे बता सकते हैं उनके। सरदार यूसुफ नून के पुराने साथी हैं, पहले भी वजारत मजहबी उमूर के सरबराह रहे, लेकिन गुज़श्ता दौर में पीर ऑफ भेरा अमीनुल हसनात को बतौर वज़ीर मुमलिकत अपने साथ ना चला सके और हतमी तौर पर नून के पुराने साथी पीर नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ये अलग बात के भरत ख़ानदान ने वो सीट दोबारा से जीत कर नून लीग की झोली में डाल दी। अब यहाँ पर भी अगर वो ये बताना चाहते कि ये जो भरत है, मुख्तार भरत और उनका छोटा भाई जो छोटे भरत साहब हैं, ये दोनों बकौल नदीम अफजल चंद जो पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इत्तेहादी जमात के रहनुमा है, वो मेरे टॉक शो में, दीगर टॉक शोज़ में बरमला कहते हैं कि जो भरत ख़ानदान है ये कोई सीट नहीं जीता था। बड़ी सीट में जो मुख्तार भरत हैं वो तीसरे नंबर पे थे नदीम अफजल चंद के मुताबिक, और तीसरे नंबर से उनको MNA बनाया गया और अब वो वजारत जो है उनको वो भी दे दी गई। और छोटा भाई जो सूबाई हल्के के ऊपर लड़ रहा था वो सीट हारा था नईम हैदर पंजोता साहब से बकौल नदीम अफजल चंद। ये मेंशन आपको सोहेल बड़ाई साहब के कॉलम में नहीं मिलता। वो कहते हैं कि उन्होंने भरत ने जीत कर नून लीग की झोली में ये सीट डाल दी थी, इसलिए एक वफाकी और एक सूबाई वजारत एक ही भरत ख़ानदान के पास आ चुकी हैं। फैसलाबाद से तलाल चौधरी का काबीना में आना राना सनाउल्लाह के लामुतनाही इख्तियारात में तजावुज़ है, क्योंकि अब फैसलाबाद में नून लीग की अंदरूनी लड़ाई चौधरी शेर अली बामुकाबला राना सनाउल्लाह से तब्दील होकर तलाल चौधरी बामुकाबला राना सनाउल्लाह हो चुकी है। फ़िलहाल राना सनाउल्लाह का पलड़ा बहुत भारी है, मगर तलाल चौधरी इधर उधर सर मारकर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में है। फिर आगे सोहेल बड़ाई लिखते हैं कि नून लीग का अभी तो हनीमून चल रहा है, उसकी पार्टी तंजीम बहुत ही कमज़ोर हो चुकी, वोट बैंक भी बिखर चुका। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत मजबूत है, गो उनकी तंजीम और वोट बैंक का राबता ना होने के बराबर है। नून लीग का असल इम्तिहान हनीमून पीरियड ख़त्म होने के बाद और तहरीक इंसाफ पर दबाव के ख़ात्मे के बाद होगा। अगर नून लीग कोई बयानिया ना बना सकी और सिर्फ मुआशी एजेंडा बेचने की कोशिश की तो हशर काफ लीग जैसा होगा। ये था सोहेल बड़ाई का कॉलम। अब ये जो अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त आप शहर इक़्तिदार में जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और फिर इकट्ठे, ज़ाहिर है कि ये सियासतदान, इनकी आपस में दोस्तियाँ भी होती हैं। तहरीक इंसाफ के लोग भी आपको एक ही महफिल में नज़र आते हैं, वहीं पर पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, नून लीग के लोग भी होंगे, कुछ सहाफ़ी हैं वो भी होते हैं। वहाँ पर जो इस वक्त बड़े मियाँ साहब जो हैं उनके रिटायर हो जाने का, शेर के बूढ़े हो जाने का, कि अब उनके बस में कुछ नहीं, उनके पल्ले कुछ नहीं, ये फ़ैसले कोई और करता है, ये गुफ्तगू जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर गुज़श्ता रात एक क्लैरिफिकेशन समझ लें, एक वजाहत है वो दी गई है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो कश्ती के मुसाफिर हैं उनके साथ बैठे हुए आपको माजी में नज़र आए नजम सेठी साहब, उनको बदकिस्मती से इस मरतबा कोई ओहदा नहीं मिल सका। उन्होंने कल एक्सप्लेनेशन दी है और उन्होंने कहा है कि आइंदा से इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहना, आइंदा से भाई लोग कहना है, और भाई लोगों की जो बेसिकली मर्ज़ी और मंशा है ना वो चली है। इस वजह से जो वजारतें हैं ये बेसिकली नून लीग के बहुत सारे लीडर्स, उनको सेटिस्फाई किया गया है कि देखें ये बड़ी मजबूरी थी और उनकी जो ये बड़े मियाँ साहब ने डिसाइड नहीं की, लिहाजा जो लोग नाराज़ हो रहे हैं वो बड़े मियाँ साहब से नाराज़ ना हो। नवाज शरीफ अगर वजारतें बांटते तो और दीगर लोगों को मिल जाती, नून लीग के अपने लोगों में जो है ये वजारतें बंटती। आपको वो किस्सा भी याद है कि जो अभी इख्तियार वली वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बशमूल मेरे टॉक शो में जो बैठकर वो गुफ्तगू करते रहे और उनको फिर एक ओहदा जो है वो बहरहाल दे दिया गया। नजम सेठी ने क्या कहा वो ज़रा सुन लें।
बीना में जितने भी नए आमद हुई है उसमें कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता, लेकिन जाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है और अक्रॉस द बोर्ड कंसल्टेशन के बगैर तो इंक्लूजन हो नहीं सकती। सबके साथ बातचीत की होगी तो एक हफ्ता लगा ना पोर्टफोलियोज को अनाउंस करने में। तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि कौन कहाँ से आया और कौन किसका आदमी है? डिस्कस किया तो ये क्या करने आए हैं। हाँ, उससे मैंने कोई एक दो चौके छक्के मारे थे जी, ये तो पीटीआई की ऐसी तैसी करने आए। मेरा ख्याल है इनमें बहुत से ऐसे हैं जो कि उनमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो किसी की ऐसी तैसी करें। उनकी अपनी भी पड़ी है। हाँ, वो आपने पढ़ी थी और सिफारिशी है बिल्कुल। अच्छा, अब वो सो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसने कहाँ सिफारिश की और कैसी सिफारिश उसकी कबूल हुई। अच्छा, तो मैंने मुख्तसर को 20-21 लोगों को स्टडी किया। अच्छा, तो मेरे पास जो इस वक्त डेटा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इनमें से कोई 8-9 लोग ऐसे हैं जिनको भाई लोगों ने सिलेक्ट किया। 8-9 लोगों को भाई लोगों ने कहना रख लो, ठीक है। और कोई 4-5 हैं हाँ। जो कि बड़े मियाँ साहब ने हाँ। किया, जो साढ़े भी कोई बंदे आए अच्छा। उन्होंने भी रख लो हाँ, वो। और फिर मियाँ छोटे मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, जाहिर है उन्होंने भी अपना कोटा और बढ़ाना था, तो उन्होंने भी कोई 6-7 बंदे डाल दिए आपने। डॉक्टर टी समेत। हाँ, डॉक्टर टी तो ऑब्वियसली डॉक्टर टी इज इनएविटेबल एंड डॉक्टर टी एस्टैब्लिशमेंट के लोग कौन है? एस्टैब्लिशमेंट की बात सॉरी सर, क्या हो गया तुम्हें? वो आपने क्या बोला? भाई लोग। हाँ, भाई लोग जो है, भाई लोग से ये है ना, एक तो भाई बड़ा भाई होता है, फिर उसकी इज्जत भी करनी पड़ती है, तो भाई लोग इज अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक, तो आगे से आपने एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहना। तो लोग हैं उनमें से जाहिर है पवन चौधरी साहब इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, आपको पता ही है। अच्छा, नहीं आप बता रहे हैं तो पता चला। हाँ, नहीं आपको नहीं पता था, बड़ी इनोसेंट है आप। रजा हयात, हिराज साहब, औरंगजेब खिचकी साहब, परवेज खटक साहब, उसके बाद आ जाए आप खालिद मक्सी साहब, मुस्तफा कमाल साहब, हारून अख्तर खान साहब जो है वो तो काफी अरसे से वो हर कैबिनेट में आ जाते हैं, और मुबारक जेब ये भी है। अच्छा, 2-3 और हैं, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट देम फॉर द टाइम। अब आइए बड़े मियाँ साहब। अच्छा, बड़े मियाँ साहब के भी कुछ लोग हैं जिनके साथ पुराने तल्लुकात हैं बड़े मियाँ साहब के। अच्छा, उनमें से जाहिर है मोइन वट्टू फैमिली जो है, अच्छा। मोइन वट्टू, अली परवेज मलिक ऑब्वियसली, बिकॉज वो बड़े क्लोज मॉडल टाउन कनेक्शन। चौधरी साहब तो जाहिर है उनके फ्रंट फुट बैट्समैन हैं और काफी सफर भी करते रहे हैं मियाँ साहब के लिए। हाँ, और तारिक फजल चौधरी साहब भी क्लोज टू मियाँ साहब। तो ये बड़े मियाँ साहब थे कुछ 5 प्यारे में। अब आइए आप शहबाज साहब। अब शहबाज साहब में 2-3 तो बड़े नुमाया लोग हैं जो कि उनके हैंडपिक्ड असिस्टेंट्स भी रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी रहे हैं, उनके काम वाम भी करते रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें ये बताते हैं कि इसमें तलहा बरकी हैं, हुज़ैफ़ा रहमान हैं, अब्दुर्रहमान कांजू हैं, मलिक खुर्शीद हैं, फिर शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा हैं, और फिर मज़ीद कुछ लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के कोटे पर आए हैं। ये अपना बताते हैं, फिर ये इन लोगों की एक्सप्लेनेशन देते हैं। और साथ ही मेरी इतला ये कि जो खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कोटे पर आए हैं, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ में से किसी को मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक बनाया जाता तो वो खलील ताहिर संधू साहब बनते, ना कि खेलदास। तो ये खेलदास कोहिस्तानी, तो ये इस वक्त जो है वो काबीना में तोसी हुई, और अभी आप देख रहे हैं कि अचानक से फैसल वावडा एक्टिव हो गए हैं और वो टारगेट कर रहे हैं मैरी टाइम की जो वजारत है उसमें कैसर अहमद शेख साहब को, और वो बता रहे हैं कि कोई 60-70 अरब रुपए का जो है वो एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है पोर्ट कासिम अथॉरिटी की ज़मीन को बेचने और उसके लीज़ वाले मामलात उसके हवाले से, और उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी भी बना दी है। तो फैसल वावडा का इंटरेस्ट देखकर ये लगता है कि वो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि फैसल वावडा जो है वो भी चाहते हैं कि उनको हुकूमत में हिस्सा मिले, उनको शामिल किया जाए। वो बड़े फियर्सली टारगेट कर रहे हैं नून लीग को, वो मरीम नवाज साहिबा को टारगेट करते हैं, और बेबसी देखें मुस्लिम लीग नून की कि वो पलट कर जवाब देने की जो है वो कोशिश भी नहीं करती। उनके पर जल जाते हैं कि फैसल वावडा के मुतल्लिक वो कोई जवाब दें, हालांकि उनकी लीडरशिप को नाम लेकर बाकायदा वो मातूब करते हुए फैसल वावडा नज़र आते हैं। तो फैसल वावडा की नज़र लगता ही है कि वो कराची वाले मामलात और उधर ही लगता है कि वो उस वजारत में वो तब्दीली बहरहाल लगता है कि वो नागुज़ीर होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो कैसर अहमद शेख हैं वो शहबाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो मियाँ मंशा के भी बहुत करीबी समझे जाते हैं। आखिर में इस तमाम मामले को लपेटने के लिए मैं आपको या यूँ समझें कि टू कंक्लूड इट, या इट इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि मौजूदा जो हुकूमत है इस फैसले में कि किसको क्या ओहदा देना है, क्या पॉलिसी होनी है, क्या नहीं होनी, इसका खुलासा अगर कोई हो सकता है वो 59 सेकंड में इससे बेहतर नहीं हो सकता। जो नदीम मलिक सवाल कर रहे हैं राना सनाउल्लाह से, और राना सनाउल्लाह साहब की हंसी और गुफ्तगू, और वो बताते हैं कि अब लोग बड़े सियाने हो गए, लोगों को सब कुछ पता है, उनको बताने की कोशिश ना करें। ये सुने राना सनाउल्लाह ने इसी काबीना की तौसीह पर क्या कहा था। खटक साहब की तजवीज़ किसने दी सर कि उनको वजीर लगा दें? बहरहाल ये इस बारे में मेरी वज़ीर आज़म साहब से बात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो
पीएम सर वजीर आजम साहब से पूछा तो उन्होंने भी यही कहना है कि अभी मेरी बात नहीं हुई, अभी बता नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यानी जिन जिन बातों का आपको इल्म है या आपको मालूम है तो उनके बारे में जो है वो आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सर पाकिस्तानी कौम को बताएंगे तो सही ना कि परवेज खट्टर साहब किस रास्ते से आके पाकिस्तान के वजीर बने, जिसका वजीर आजम को भी उस वक्त पता चला होगा कि जब ओथ टेकिंग होने वाली थी कि ये भी वजीर बनने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको बताना तो चाहिए कि कैसे वजीर बनता है पाकिस्तान में। नहीं मलिक साहब, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को नहीं पता तो मेरा ख्याल है कि आप गलती पे हैं। शायद कौम को आपसे और मुझसे भी ज्यादा पता हो। ये जनाब नून लीग की हुकूमत है। आज 9 मार्च है, दिन है इतवार का। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।